ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच इज़ केटीजी, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, ठीक है जी, ठीक है बेटा। और हाँ, और इस चैप्टर में हम पढ़ते क्या है, पहले तो आप ये बात समझो। इस चैप्टर में आप बिल्कुल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो अभी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का जो डेरिवेशन है और जो जितने भी लॉज होते हैं वो सारे करने वाले हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर हम ये फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज़ एवोगैड्रो नंबर एंड ऑल दैट। बेसिकली फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं जो एंड पॉइंट है ना हमारा, वी आर गोइंग टू रीच स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं कि ये इंजन के अंदर वर्किंग कैसे होती है। अब इंजन के अंदर वर्किंग जो होती है उसके लिए हमने कंडीशन लगा दी कि कोई भी गैस हो, कोई भी धुआं हो, कुछ भी हो, वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो उस इंजन के अंदर अगर हमें फिजिक्स वालों को जाना है तो हमें पी वी इक्वल टू एन आर टी की मदद से ही जाएंगे हम वहाँ पे, है ना। तो हमने वहाँ पर कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे व्हाट आर गैसेज एंड ऑल एवरीथिंग। वो सारी चीज़ों को आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और अब आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो फिजिक्स में थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, केमिस्ट्री में थोड़ा सा डीपर लेवल पे पढ़ते हो, फिजिक्स में थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं इस चैप्टर के अंदर। चलो जी, तो हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो केटीजी में हमारे पास टॉपिक आएगा वो आएगा गैस लॉज। गैस लॉस। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ओहो बस एक रोज ले ना ट्रे प्लेट प्लूटन यहाँ पे अपनी। ठीक है, तो अब इसमें देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आइडियल गैस के करेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज आइडियल गैस। तो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी आइडियल गैस की हमने यहाँ स्टडी करनी है, इट इज दैट गैस हैज नो शेप एंड साइज। तो गैस की कोई शेप या साइज नहीं होता, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। इट कैन बी कंटेन्ड इन एनी वेसल, तो ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। गैस कैन बी कंटेन्ड इन एनी वेसल। अब आप कहोगे सर ये चीज़ तो हमें पहले से ही पता है, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है। ये बेटा हमें पता है, लेकिन आइडियल गैस एक्चुअल में होती नहीं है। तो आइडियल गैस के जो करेक्टरिस्टिक है वो हमने फिक्टिशियस है, वो उन सब कुछ चीज़ों को मैं अपनी मर्जी से सोच के यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ कि यार मैं तो गैस को ये वाली प्रॉपर्टी मान के चलूँगा। तो उस तरीके से आपके पास यहाँ पर गैस क्रिएट होती है। तो गैस कैन बी कंटेन्ड इन एनी वेसल। ओके, तो ये तो हो गया जी आपका फर्स्ट पॉइंट। Now, second point, it expands indefinitely and uniformly to fill the available spaces. तो अब हमने यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी, it expands indefinitely, ठीक है, and uniformly। अब जैसे आपका एक रूम है, उसमें आपने आइडियल गैस रख दी, तो हम उसको मान के चलेंगे कि आप इस रूम का जितना मर्जी साइज बड़ा और छोटा कर दो, तो वो गैस उसके अंदर पूरा यूनिफॉर्मली मिक्सड रहेगी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। ठीक है, ये भी हमारी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, इट एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, तो आइडियल गैस का हम प्रेशर भी मान के चलेंगे कि प्रेशर होता है। ये मर्जी हमारी है कि आप कुछ मर्जी मान लो। जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स की टक्कर होती है आपस में, बट आइडियल गैस के लिए हम ये मान के चलते हैं कि इनकी टक्कर नहीं होती। तो ये हमारी मर्जी की गैस है, तो इसलिए इनको सबको इनोमिनेट करना ज़रूरी है। तो द फोर्थ पॉइंट विल बी size of molecules
इज वेरी लेस या वेरी स्मॉल, is very small, that's why is very small, and they do not interact with each other. इंटरेक्ट विद ईच अदर, ना तो उनकी आपस में अट्रैक्शन है, ना उनकी आपस में रिपल्शन है, ना उनकी कोई टक्कर हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। एक मॉलिक्यूल को कुछ नहीं लेना देना दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो ये जो गैस होती है इसको हम बोलते हैं जी आइडियल गैस। ठीक है नाउ, तो जो मैं गैस लॉज कह रहा था, अब हम चलते हैं गैस लॉज। तो गैस लॉज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन दी आइडियल गैस। तो सबसे पहला जो लॉ आ गया आपके पास वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है पता है? हाँ भाई, ठीक है, उसी को लिख रहे हैं। फॉर गिवन मास ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of gas is inversely proportional to yes, is inversely proportional to pressure। तो यहां पर मेरे पास ये आ जाता है कि V is inversely proportional to pressure provided if M and T is constant। ठीक है, सेकंड जो लॉ मेरे पास बन जाएगा दैट लॉ इज चार्ल्स लॉ। हाँ जी, व्हाट इज चार्ल्स लॉ? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, बिल्कुल सही बात बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम is directly proportional to temperature। तो ये आ गया जी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ m एंड T आर कांस्टेंट। इसके नेक्स्ट कौन सा लॉ होता है? गेलो-जैक्स लॉ। तो गेलो-जैक्स लॉ जो है, अब इसमें क्या आ जाएगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। फॉर गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है ना कांस्टेंट इसमें, यस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज बेटा हो आप यहीं पे अभी? हेलो, लॉस्ट योर नेटवर्क। to its absolute temperature। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि P is directly proportional to T if M and V is equal to constant। कंडीशंस लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये कंडीशन तभी लगेगी जब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया आपके पास गेलो-सेक लॉ। इसके बाद हमारे पास होता है जी एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो लॉ, तो एवोगैड्रोस लॉ क्या होएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एट सेम कंडीशंस, एट सेम कंडीशंस द नंबर ऑफ मोल्स कह लो या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, और मॉलिक्यूल्स will be same for all gases, for all gases। तो ये हो जाता है आपके पास Na इज इक्वल टू एन बी कह लो, तो दिस बिकम्स एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या आएगा? नहीं, वो तो नंबर ऑफ मोल्स का होता है। ठीक है ना, ये हो गया। और इसमें ये भी होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, ये कितना होता है? हाँ, इंटू 10⁻23, और ये होता है एट एनी प्रेशर। ओके, इसके ऊपर कंडीशन की कोई वो नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी कंडीशन हो, अगर वन मोल है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ही होंगे। हम ये सब चीज़ें अजम्पशन है बेटा, देखो आप। ठीक है, तो जो एक्चुअल में होंगे थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना सा गिरना चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है विच इज़ वेरी प्रिसाइज, बस। ठीक है ना, चलो जी, अब इसके आगे देखते हैं हम ई पॉइंट। तो एवोगैड्रो हो गया। इसके बाद आता है जी हमारे पास ग्राहम्स लॉ। ये क्या होता है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें हमारे पास आता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आएगा। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, pressure and temperature, the rate of diffusion is inversely proportional to square root of density, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है जी, तो अब इसमें आ गया आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to this if P and T is constant। हाँ भाई जी, ठीक है। फिर एक आता है डाल्टन्स लॉ, वो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ सारे का सारा, तो बस मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, याद है? ठीक है, कि अगर एक वॉल्यूम में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये वो, तो सबका जो प्रेशर रहेगा, ठीक है, अगर उसी वॉल्यूम में वो इंडिविजुअल होंगे तो उनका प्रेशर कितना होगा, P1 P2 P3 करके, तो वो सारा ऐड करके आपके पास टोटल प्रेशर आएगा। ठीक है ना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो उसी बर्तन में अगर सिर्फ उसी गैस को उतने टेम्परेचर पे रखा जाए तो उसका जो प्रेशर होगा P1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट P इज इक्वल टू
ठीक है, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स हियर। तो अब इसके बाद हमारे पास बन जाता है जी आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास कैसे बनेगी, वही ऊपर वाले 3-4 लॉज यूज करके। तो हमारे पास ये बन जाएगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये सब चीज़ों को लगाकर अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा सो PV इज इक्वल टू nRT। ओके, तो ये आपकी आइडियल गैस बन गई। तो इसमें आपके पास R जो है इसको हम क्या बोलते हैं, यस, नाउ दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है, इसको किया जाता है, आपको मैं आई एम श्योर कि यू वुड बी अवेयर ऑफ इट ऑलरेडी। अगर मैं इसको नंबर ऑफ इसको मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लिख देता हूँ, इनटू कर दूंगा R इंटू टी, तो मॉलिक्यूलर मास को इस साइड ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा M इंटू आर के ऊपर बार लग जाएगी इंटू टी। तो बार का क्या मतलब है, R डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इस R को क्या कहते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अच्छा, ये नहीं पता था, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बेटा। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है जिसमें R डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वैल्यू यूज होती है। जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, पर मोल कर लो, जैसे जैसे मर्जी कर दो, मोल केल्विन। ओके, अगर मैं 1 मोल लेता हूँ, अगर आपने केजी मोल लिया है तो केजी मोल आएगा, अगर मोल लिया तो अकेला मोल लिख सकते हो, आपकी विश रहती है। तो ये आ गया आपके पास 8.314 जाउल दिस। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है एंड यू कैन यूज दिस वैल्यू फॉर एनी गैस एनीवेयर। कोई भी इक्वेशन है कहीं पे भी आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हो। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिखने पड़ेंगे गैस के। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि मेरे पास तो जी 5 किलो हाइड्रोजन है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, तो अब आप क्या करोगे, ये चीज़ यूज़ करोगे, भाई 5 किलो गैस हो गई और उसके लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ एयर, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फॉर एयर R डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एयर। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एयर आपको केमिस्ट्री में करवाया गया होगा, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर के फॉर्मूले से और उन सबसे ड्राइव होता है। तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 29। तो मैं अगर इसको 29 पे डिवाइड कर दूं, 8.314 डिवाइडेड बाय 29, यूनिट्स आपके वही रहेंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाती है, ये देखो, ये बन जाती है 0.827 आई बिलीव के 287। मेरे को ना अभी याद नहीं है एक्चुअली ना, 2 मिनट मैं देख के बताता हूँ आपको। लेट मी हैव द कैलकुलेटर। एट 0.314 डिवाइडेड बाय 29 287। ओके, ये आ गया आपके पास 287 जॉल पर मोल। अच्छा, अब ये मोल नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मोल नहीं है, अब ये ग्राम हो गया। तो ग्राम कहो या केजी कहो, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन गई पूरी की पूरी बात। तो ये हो गया आपका आर। बेटा समझ में आ गया, ये वाला आर ना एयर के लिए यूज होता है और बड़ी जगह पर यूज होता है, और बाद में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको कहीं ना कहीं पे आर की वैल्यू ये गिवन हो तो उसी वक्त सचेत हो जाओ कि भाई गड़बड़ कहाँ हो रही है। ओके, 2 आर की वैल्यू याद करवाई जाती हैं, एक ये वाली एयर के लिए और एक ये वाली। तो ये तो यूनिवर्सल है, यू कैन यूज इट एनीवेयर, बट ये वाली जो है ये यूनिवर्सल नहीं है, ये ओनली फॉर एयर यूज होती है। ओके, अब इसकी एक तीसरी फॉर्मेशन भी हमारे पास होती है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हमने लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये करते हैं,
नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास n है ना, तो n नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड होता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मैं अब उसको यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल्सो तो n को मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर या Na, ठीक है, इंटू आर इंटू टी। अब Na को इधर ले जाओ तो आपके पास ये क्या बन गया, n आर डिवाइडेड बाय Na इंटू टी। अब ये आपकी फिर से आइडियल गैस इक्वेशन बन गई, बट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके n आ गए यहाँ पे, वेयर कैपिटल N is actual number of molecules and Na is Avogadro's number। तो ये बन गया आपके पास ये। तो ये जो चीज है R by Na, इट इज गिवन अ न्यू नेम। व्हाट इज दैट? पता है आपको? तो यहां पर मेरे पास आ गया K इज इक्वल टू PV बाय कैपिटल N इंटू टी, एंड दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन। और बोल्ट्जमैन की स्पेलिंग ठीक है? रुक जाओ जरा, नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 1 वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फिजिक्स में बड़ी बार आ जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो फिर तो समझ में आ जाता है, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आता। हाँ, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में है। फिजिक्स में तभी ना टीचर स्किप कर देते हैं, तो जिसके कारण बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये फिजिक्स में भी यूज़ करने हैं कि नहीं करने। तो अब आपके पास क्लियर है कि भाई ये तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद तो छोटा सा डिस्कशन रह गया इनका, तो यही रह गया, इसको हम ख़त्म कर देंगे आज। तो आज आपकी गैसेस के बारे में ख़त्म। कल से आपका KTG का जो मेन मकसद है वो शुरू हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शुरू हो जाएगी कल से। चलो, तो अब हम चलते हैं इसके छोटा डिस्कशन जो है उसकी तरफ। ठीक है, लो जी। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन का, सबसे पहली बात तो 0 केल्विन के बारे में तो आपको पता ही है कि एट 0 केल्विन PV एंड T आर 0। ठीक है ना? तो दिस इज नेवर अचीवेबल। ओके, तो PVT आपका सारा का सारा 0 हो गया, वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, प्रेशर भी 0 हो जाएगा, टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज एब्सोल्यूट 0। ठीक है, तो ये तो चलो हमें पता ही है। एंड 0 केल्विन इज येट नॉट अटेन्ड। नंबर 2, NTP और STP, इसका क्या मतलब होता है? चलो ये तो आपको केमिस्ट्री में पता होगा भाई, मेरे को नहीं पता है। NTP की क्या कंडीशन होती है बेटा? प्रेशर 1 ATM, यस। और STP बेटा इसको ना एक बार कंफर्म करना, मेरे को एक्चुअली ऐसा लगता है, आई विल कंफर्म इट, कि दिस इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर तब भी 1 ATM होता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो इसको एक बार चेक करना, मैं भी वेरीफाई करूंगा, फिर मैं आपको ये कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, NTP और STP में फ़र्क होता है। STP होता है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड मतलब जो आपकी एनवायरनमेंट का आज अभी टेम्परेचर है, एवरेज ऐसे। तो इसको एक बार वेरीफाई करना। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं अब हम। और
एवोगैड्रो नंबर मैं बता चुका हूँ। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एनटीपी इज 22.4 लीटर्स। तो ये सब चीज़ें ठीक है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, एक डेंसिटी की टर्म्स में भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को लिखा जा सकता है। ये आ गया पी, ये आ गया वी, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, आर इंटू टी। तो डेंसिटी इज गिवन बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो पी बाय रो इज इक्वल टू, ठीक है, पी बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाय मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, आर बाय एम। तो ये चीज़ बन गया। अच्छा, इसमें से ये वाला कंक्लूजन भी आप निकाल सकते हो कि प्रेशर डिवाइडेड बाय रो एंड टी, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट वट एवर इट इज, ठीक है ना। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला बन जाता है। चलो जी, तो इसके अलावा बस बाकी चीज़ें की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्क डन इन ए गैस नाउ। अब जब हम बेटा, अब फिजिक्स की, अब प्योरली फिजिक्स आ रही है। अब देखो, अब अगर मैं गैस में कभी वर्क डन फाइंड करूंगा तो कैसे करेंगे? तो हम कहते हैं कि जी फिजिक्स के लिए वर्क डन इज एफ डॉट डी एस। तो एफ को आप कैसे लिख सकते हो? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू डी एस, ठीक है। अब ये देखो, मैं एक पर्टिकुलर केस लेने वाला हूं। आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया बेटा? क्या नहीं पढ़ा अभी तक? ओके 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 ओके। देखो, अब इसमें क्या होता है, मेरे पास लेटर से यहां पर एक पिस्टन है, ठीक है, और अब ये पिस्टन को गैस यहां पर प्रेशराइज कर रही है, ठीक है, और इस पिस्टन को ऊपर खींचने की कोशिश की जा रही है। तो पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो देयर इज अ फोर्स हियर, यहां पर एक पिस्टन के ऊपर फोर्स है, एंड यू कैन ऑलवेज से दैट इट इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द एरिया। तो मैं इसको P इंटू ए लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है, P इंटू ए। और ds है कि मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करवाया मैंने, इतनी फोर्स से थोड़ा सा डिस्टेंस इसने ऊपर बढ़ा, तो यहां पर जो वेरिएशन क्रिएट हुई, लेट अस से ये वाली, ये जो वेरिएशन है दिस इज dx। तो आपने वर्क डन कितना किया होगा? ये ds लिख लो या dx लिख लो, तो दिस विल बिकम PAdx। अब मैं PAdx जो लिखा है ना, इसमें ब्रैकेट लगाता हूं, रुको। नाउ व्हाट इज A डॉट dx? देखो, A एरिया हो गया आपका, ये वाली पिस्टन का एरिया, और dx होगी इसकी लेंथ, तो ये उसका वॉल्यूम हो गया। अगर सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, क्यूबॉइड हो गया तो उसका भी वॉल्यूम हो गया। अभी कितनी प्लेट का एरिया मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट विल बी द वॉल्यूम स्वेप्ट। तो ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम, तो आई कैन राइट इट एज dv। तो यहां पर जो ये छोटा सा वॉल्यूम इसने ट्रेवल किया है, दैट वॉल्यूम इज dv। इज दैट फाइन? तो ये बन गया pdv। सो dw इज इक्वल टू p डॉट dv। तो इसको आपने याद रखना है बेटा कि थर्मोडायनेमिक्स में या फिर आगे जाके हम कोई भी वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इट विल नॉट बी एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस तो आप यूँ लगा लो कि काइनेमेटिक्स में और लॉज ऑफ मोशन में वहां पर यूज होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या चीज यूज होगी? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डॉट डी वी, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक नया फॉर्मूला है। इज दैट फाइन? ओके, तो वर्क डन तो हम बाद में फाइंड करेंगे, बाकी चीजें ये भी नहीं करना। अब आ जाओ आप वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस। ठीक है, तो वॉन डर वॉल्स इक्वेशन, तो वॉन डर वॉल्स इक्वेशन बस इसको आपको याद ही रखना है और इसमें कुछ भी नहीं करना होता। याद है? वेयर ए इज इक्वल टू, चलो ए को मारो गोली, ज़्यादा ही पेचीदा हो गया हमारे लिए, हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है।
इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर उनकी वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। क्रिटिकल प्रेशर कई बार पूछ लेते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। इज दैट फाइन? लाओ जी, ये चीज़ हो गई हमारे पास। ओके, और एक्चुअल गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। Actual gases behave like ideal gases at low pressure. At low pressure and high temperature. Low pressure and high temperature. ठीक है, बस ठीक है, ये चीज़ हो गया जी। बस इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर बताया जा सकता है, बताऊँ क्या, छोड़ो, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, लो बेटा जी, तो यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसमें हमें हमें पता चला कि भी आइडियल गैस की हमने क्या क्या कंडीशंस रखनी है। तो फिजिक्स के लिए ये सब चीज़ें हम मान के चलेंगे। अब फिजिक्स पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है, कि हमारी जो आइडियल गैस है उसमें हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मान के चलनी है। इसको जब हम टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो अब क्या होगा, एक्सपांशन कैसे होगा। केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स को आपने अलग अलग रखना है। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स को सेपरेट रखना और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स को बिल्कुल सेपरेट चैम्बर में रखना। इनको ओवरलैप करने की या इनको मिक्स करने की ज़रा भी कोशिश मत करना। ठीक है, चलो चलो भाई, फिर आज के लिए इतना ही। इसके बाद देखा जाएगा बाकी।